दोस्तों अमूमन हमें अपने बुजुर्गों से एक सबक सुनने को मिलता है, वो ये कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो और उन गलतियों को रिपीट ना करने की सलाहियत पैदा करो। दोस्तों काश इस सबक को केमार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ओनर्स ने संजीदगी से लिया होता तो शायद हमें बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे वॉलमार्ट, टारगेट का नाम सुनने को भी नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने केमार्ट, टारगेट का नाम सुना हो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जब हम बात करें। बहुत से ऐसे लोग होंगे, कम लोग होंगे जिन्होंने केमार्ट का नाम सुना होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि 1990 से पहले केमार्ट यूएसए में लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर की हैसियत रखता था। दोस्तों केमार्ट इतना बड़ा था कि वॉलमार्ट के ओनर सैम वॉल्टन का कहना था केमार्ट को लेके कि वॉलमार्ट इज अ फ्ली फाइटिंग अगेंस्ट एन एलिफेंट। दोस्तों यहां पर एलिफेंट जिक्र किया जा रहा है केमार्ट को। लेकिन 2001 में केमार्ट को दिवालिया करार दिया गया। दोस्तों इस दिवालिये की बहुत सी वजूहत थी। सबसे अहम वजूहत थी कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट या कैश फ्लो की बद इंतजामी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्मान सफीर हेयर वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिसर्च की गई जहां पर यह फाइंड किया गया कि 2/3 बिजनेस स्टार्टअप्स अपने कारोबार के 1 से 2 साल में फेल कर जाते हैं और अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों इस रिसर्च में बहुत सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया गया जो कि नाकामी की वजह बनते हैं। इसमें से सबसे अहम जो फैक्टर है वो है कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट या बद इंतजामी। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कैश फ्लो आखिर है क्या प्रॉब्लम्स कारोबारियों को फेस करने को मिलते हैं कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट की वजह से, और क्या सॉल्यूशन हम बिजनेस या कारोबार में ला सकते हैं अपनी कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट को अवॉइड करने के लिए। दोस्तों आखिर क्यों है कैश फ्लो इतना इंपॉर्टेंट, या क्यों अहमियत दी जा रही है कैश फ्लो को। एक मिसाल के जरिए कैश फ्लो की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मिसाल देता हूं, आप एक टीचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं। शुरू में ही 100 स्टूडेंट्स अपने आप को क्लासेस में इनरोल करवाते हैं। इन 100 स्टूडेंट्स की वजह से एक मंथ में जो आप सेल करते हैं या रेवेन्यू कमाते हैं वो 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के दीगर अखराजात जिसमें टीचर्स की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स और दीगर अखराजात इसमें आते हैं, और 5 लाख रुपए का आप प्रॉफिट कमाते हैं। अब दोस्तों ये जो 20 लाख रुपए का आपने रेवेन्यू किया, मिसाल देते हैं इस 20 लाख रुपए में से सिर्फ आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसका तज्जिया करें तो 10 लाख रुपए जो आपको कैश मिला वो कैश आपने लिया और जो अखराजात हैं उसको पे कर दिया, या जिसको पैसे देने थे आपने पैसे दे दिए। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए जो कि आपको अगले महीने जाके मिलेंगे, इस 5 लाख रुपए को पे करने के लिए, अपने अखराजात को पे करने के लिए आपको 5 लाख अभी ज़रूरत है। दोस्तों इस टाइम आप क्या करेंगे, आपको एक कैश फ्लो की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। आप लेट से या तो अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करेंगे या किसी को अप्रोच करके बोलेंगे मुझे 5 लाख दे दो, अगले महीने मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए समझ आता है। बहुत से लोग अगर इस कारोबार की 1 महीने की बेसिस पे इसकी कारकर्दगी से खुश हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये मुस्तकिल इस तरह मिजाज चलता रहा, मुस्तकिल ये कारोबार इसी तरह चलता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कारोबार मिलियंस में शायद प्रॉफिट कमा रहा हो, लेकिन एक्सपेंसेस या अखराजात को पे करने के लिए आपके पास कैश नहीं हो या पैसे नहीं हो। तो दोस्तों ये है अहमियत कैश फ्लो की। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या मसले कारोबारियों को दरपेश होते हैं या फेस करते हैं कैश फ्लो की बद इंतजामी या मिसमैनेजमेंट की वजह से। दोस्तों वैसे तो बहुत से मसले फेस करने पड़ते हैं, बट मेजर अगर मैं मसलों की बात करूं तो सबसे पहला जो मसला है वो है रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। आसान जबान में दोस्तों सप्लायर्स वो जो आपको माल आपको कारोबार के लिए देता है, जिस माल को यूज करके या तो आप उसको बेच देते हो या फर्दर उस माल में कुछ चीजें मिला के आप एक प्रोडक्ट बनाते, एक गुड बनाते हो, उसे सेल आउट करते हो। अब दोस्तों मिसाल देता हूं, जो बंदा आपको सप्लायर जो है लेट से आपको माल दे रहा है, ऑफ कोर्स उस बंदे को भी पैसा चाहिए ताकि वो अपने कारोबार को भी बढ़ा सके। अगर आप उसको टाइम पर पैसा नहीं दे रहे दोस्तों, क्या वो नेक्स्ट टाइम आपको सप्लाई करेगा? हो सकता है शायद एक टाइम वो आपको सप्लाई कर दे, बट अगर ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर आप उसको टाइम पे नहीं कर रहे तो वो सप्लायर किसी ऐसे बंदे के पास जाएगा जो उसको टाइम पे कर रहा हो।
तो दोस्तों सर दूसरी बात करते हैं, वो है रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स। दोस्तों कंपनीज में यूजली जहां कंपनीज होती हैं वहां पर एक ओनर नहीं होता, वहां पर डिफरेंट ओनर्स या मालिक होते हैं, जिसे हम आसान जबान में बोलें तो शेयर होल्डर्स कहा जाता है। अब दोस्तों शेयर होल्डर्स क्योंकि कंपनी में सरमाया लेके आते हैं, उस सरमाए के बदले शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, या जो मुनाफा कमाते हैं उसमें से कुछ जो कंपनी अनाउंस करती है वो मुनाफा शेयर होल्डर्स या मालिक के बीच में डिवाइड होता है। अब दोस्तों डिवाइड से, अब जैसे मैंने पिछली एग्जांपल दी, लेट से आप 5 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया। अब आपके पास 5 लाख रुपए बुक्स में प्रॉफिट तो है, लेकिन 5 लाख पे करने के लिए कैश नहीं है, तो क्या आप शेयर होल्डर्स को पैसा दे सकेंगे? जाहिर सी बात है सर, नहीं। तो आपके पास जब कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट होती है, आपके पास कैश नहीं होता, ऑल्सो आपके सेलेक्ट से प्रॉफिट है, तो इससे होता क्या है कि आप डिविडेंड को डिले करते हो, और जितना डिविडेंड डिले होगा उतना लेट से शेयर होल्डर डिस्करेज होगा। जो शॉर्ट टर्म स्पेशली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कुछ शेयर्स कंपनी में लेके बैठे होते हैं इस नियत से कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट इस वजह से करें ताकि हमें सामने कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे, ये जो आमदनी की ये कंपनी है उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिले। तो सर आपके रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स खराब होंगे अगर कैश फ्लो को मैनेज नहीं किया। सर तीसरी रीजन है वो है रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज। दोस्तों हर कंपनी अगर नहीं भी तो मेजॉरिटी कंपनीज गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, चाहे वो सेल्स टैक्स हो सर, चाहे वो इनकम टैक्स हो। दोस्तों अगर आप टाइम पे लेट से टैक्स पे नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके पास इनफ कैश नहीं है, देन उससे होगा क्या कि हुकूमत सख्त मेजर लेगी, उसमें आपके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज लग सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है लेट से, और कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं कि आपका जो एफबीआर एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसे हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कहते हैं, वहां से आपका नाम निकाला जा सकता है, जिसके से होगा क्या कि आप एक एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, और जो एक एक्टिव बंदे को या जो एफबीआर रजिस्टर्ड पर्सन को जो बेनिफिट मिलते हैं वो आप अवेल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये हो गया रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आपके खराब होंगे अगर आप कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पा रहे। सर दूसरा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप मिलियंस में प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन कारोबार में आपको पता है टाइमिंग बहुत अहम है। अगर आपको विद इन बिजनेस, जब आप कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं, आपको एक मौके मिलते हैं, डिफरेंट मौके अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को टाइमली अवेल नहीं कर पा रहे, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए सर इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास सफिशिएंट कैश हो। लेट्स से मैं कहता हूँ आपको एक पता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आई हुई है जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको अगर 1 महीने बाद सेल आउट करते हैं आपको इजीली लेट्स से मिलियंस में आप कमा सकते हैं, बट आपके पास कैश नहीं है। इसी तरह दूसरे इन्वेस्टमेंट इक्विटी में आपके पास इस तरह के मौके मिलते हैं। तो सर कैश फ्लो या कैश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम रोल अदा करता है, और ये सब मसले, इसके अलावा दूसरे मसले आप फेस कर सकते हैं अगर आप कैश फ्लो की बद इंतजामी करेंगे। दोस्तों आप लोग भी कह रहे होंगे सर इतने प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन कर दिया, सर कोई सॉल्यूशन ही बता दे। जी हाँ सर, सॉल्यूशन बिल्कुल है, आपके साथ शेयर करता हूँ। सर सबसे पहला सॉल्यूशन है आप कोशिश करें मंथली बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। सर क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट? आसान जबान में कहूँ तो एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा फॉर्मेट जहां पर आप अपने बिजनेस या अपने कारोबार के अखराजात को लिस्ट डाउन करते हैं, कहाँ से मुझे पैसा मिला, कहाँ पर मैंने पैसा लगाया, ये सब आप एक जगह पर अपने सामने लेके आ आते हैं। अगर प्रोफेशनली बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अपने स्टेटमेंट को बाइफिकेट करने का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सर मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती, क्या क्या चीज़ें आती हैं इन तीनों लेट्स से सेक्शन में, बट एक की टेक अवे ये है कि आप कोशिश करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को मंथली बेसिस पे बनाएं। इससे होगा क्या कि मंथली बेसिस में आप रिकॉर्ड रख सकेंगे, सर मुझे कहाँ से पैसा आ रहा है, मैं कहाँ पर लेट से पैसा दे रहा हूँ, क्या अखराजात में कर रहा हूँ, कहाँ पर लेट से कितने टैक्सेस पे कर रहा हूँ। तो सर ये ज़रूर कोशिश करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप किस तरह बना सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये की टेक अवे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। सर दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात करने से पहले दो कॉन्सेप्ट है सर, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। सर आसान जबान में कैश इनफ्लो मतलब आपको पैसा मिला, कैश आउटफ्लो मतलब जो आपने पैसा दिया। सर अगर आप इनफ्लो को बढ़ा दें, मतलब इनफ्लो जो आपको मिलना है पैसा, अगर वो आपको जल्दी मिल जाए, और आउटफ्लो मतलब जो आपको पैसा देना है अगर वो थोड़ा सा आप डिले कर दें, ठीक है, तो सर कैश फ्लो मैनेज हो गया। सर इतना आसान है कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सर कैश इनफ्लो की, कि जो आपको पैसा मिलता है उसको आप कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे जल्दी पैसा मिल सकता है।
तो दोस्तों अमूमन आपको जो पैसा, जो मेजर लेट से पैसा आपको मिलना होता है, वो होता है आपका डेटर से या कस्टमर से जो आप माल सेल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप कुछ पॉलिसीज ला सकते हैं। मिसाल है, आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं कस्टमर्स को। अमूमन जो छोटे कारोबारी होते हैं वो डिस्काउंट का नाम सुनते ही दूर भागते हैं डिस्काउंट से। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर आपको 1 लाख रुपए आज मिलना है और आप सामने वाले को ऑप्शन देते हो, दोस्त अगर आप मुझे 1 लाख रुपए अभी देते हो तो मैं आपको 1 से 5% के बीच में डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो फिर आप पूरा 1 लाख रुपए मुझे 1 महीने बाद देना। अब दोस्तों कारोबारी अगर आप जहन लगाओ, क्या ये बेहतर है कि आपको आज के दिन लेट्स से अगर 1% या 2% डिस्काउंट है, आज के दिन आपको 98,000 रुपीज मिलते हैं, या 1 महीने बाद आपको पूरा 1 लाख रुपए मिलता है? दोस्तों अगर आपको आज 98,000 रुपीज मिलते हैं, ऑल तो 2,000 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, लेकिन इस 98,000 से आप अपने कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं और फर्दर स्टॉक ले सकते हैं, फर्दर लेट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्काउंट की आप इस तरह की पॉलिसीज कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सर दूसरा तरीका है इनवॉइस फाइनेंसिंग का। सर ये क्या होता है इनवॉइस फाइनेंसिंग? सर आसान जबान में कहूँ, लेट से आपको एक कस्टमर से पैसा मिलना है 100 रुपये का। आप क्या करते हैं, डिफरेंट इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट कंपनीज हैं जो इनवॉइस फाइनेंसिंग का ऑप्शन देते हैं। लेट से आप बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं सर मुझे 1 महीने बाद 100 रुपये मिलने, लेकिन मैं 1 महीने का वेट नहीं कर सकता, तो बराए करम ये मेरा कस्टमर है, आप मेरी इनवॉइस लें, आप आज से जिम्मेदार हैं इससे पैसे लेने के लिए, मुझे आप पैसे दे दें। अब बैंक वाला ऑफकोर्स कहेगा सर मैं अगर आपके ब्याह पे आपको आज पैसे दे रहा हूँ तो मैं उसके अगेंस्ट में कोई पैसा कुछ अपना लेट से पैसा रखूंगा। तो वो कहता है लेट सर आप एक काम करें, लेट से 95 रुपीज़ मुझे दे दें, बाकी 5 रुपये जो आपको 1 महीने बाद मिलेगा वो आप ले लें, वो आपका लेट से एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर एक दूसरा ऑप्शन हो गया सर इनवॉइस फाइनेंसिंग का। सर तीसरा ऑप्शन होता है लेट से आपका टोकन मनी। यूजली आपका प्रॉपर्टी में जैसे यूज होता है कि आप प्रॉपर्टी लेने आते हो उससे पहले एक टोकन मनी होता है। इसी तरह सर ऑनलाइन जैसे बात करते हैं, आप ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हैं, आपने यूजली देखा होगा कि कुछ मंगवाने से पहले आपको एक डिपॉजिट अमाउंट करवानी पड़ती है। तो सर इस तरह की कुछ आप स्कीम या लेट से जो मार्केट प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से आप इस चीज़ को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैश फ्लो को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर ये तो हो गई बात कैश इनफ्लो की। अब बात करते हैं कैश आउटफ्लो की। दोस्तों एक कारोबार में अगर देखें तो अमूमन जो कैश आउटफ्लो होता है या पैसा जो आपकी तरफ से जाता है कारोबारी की तरफ से सामने पार्टी को जाता है, उसमें ज़्यादातर होते हैं सप्लायर, वो बंदा जो आपको माल देता है। दूसरा होता है आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके पास काम करते हैं। तीसरा होता है लेट से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जिनको आपको लेट से टैक्स पे करना होता है। अब दोस्तों एम्प्लॉयज़ की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स इससे शायद कुछ लोग डिसएग्री करें, लेकिन जहां पर आपको एम्प्लॉय को लेट से 30th को पे करना है या 31st को पे करना है, वहां पर आप इसी डेट को पे करें ना। लेट से आपको कौन कह रहा है 2-3 दिन पहले पे करें? अगर आप समझते हैं कि इस 2-3 दिन लेट से बाद में पे करके मैं कुछ एक रीजनेबल कोई अमाउंट कमा सकता हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई हुई, मैं अगर 3 दिन पैसा होल्ड करता हूँ, मैं रादर दिन 28 को पे करूँ, मैं 30 को पे करूँ, 2 दिन का मुझे अगर पैसा मिल जाए, मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो सर अल्टीमेटली आप वो बिजनेस में ही लगाएंगे। बिजनेस में लगाएंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंगली बेनिफिट भी शेयर कर सकते हैं। तो सर एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन सर बात करते हैं सप्लायर्स को, या वो शख्स लेट से जो आपको माल सप्लाई कर रहा है। अब सर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप अपनी जो वेंडर सिलेक्शन पॉलिसी होती है, वेंडर सिलेक्शन से मतलब सर बड़ी जो कंपनीज होती है वहाँ पे क्या होता है कि जब किसी वेंडर को सेलेक्ट किया जा रहा होता है तो उसकी पूरी एक स्क्रूटनी होती है। वहाँ पर एक पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पर सिर्फ एक बंदे को अप्रोच नहीं किया जाता, वहाँ पर लेट से 5 बंदे 10 बंदों को एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी कोटेशन हमारे सामने लेके आए, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कितने का आप हमें माल देंगे, कितने साल तक देंगे, एक पूरी लिस्ट होती है। वो जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद कंपनी उस सबको देखती है कि लेट से इसमें से ये वेंडर हमें ये क्वालिटी दे रहा है, इसमें ये क्रेडिट पीरियड दे रहा है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको एनालाइज की तज्जिया किया जाता है और उसके बाद फाइनल बोलते हैं कि हम इस वेंडर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों बड़े बिजनेस में तो ये होता है, क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं। अमूमन छोटे बिजनेस में ऐसा नहीं होता, वो क्या कहते हैं हमें इस सप्लायर के साथ हम सालों से काम कर रहे हैं तो हम इसके साथ ही चलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस अपने बिजनेस में ले आए, जहां पर आप किसी से भी माल लेने से पहले आप बोलें कि मैं मार्केट में सर्वे करूंगा कि लेट से ये पर्टिकुलर जो मैं माल इससे ले रहा हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो इस माल को सप्लाई करते हैं। अगर आप 3-4 लोगों को भी इस तरह
लेट्स से उनके पास अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो आपको अमूमन ऐसे लोग मिलेंगे जो लेट्स से अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन आपको दे रहे हो। देखिए मार्केट में जो अच्छी मार्केट्स हैं वहाँ पे क्वालिटी में यूजली लोग नहीं खेलते हैं। ऑफकोर्स क्वालिटी मैटर करती है, बट जहाँ पे एक मेच्योर मार्केट है वहाँ क्वालिटी यूजली मेंटेन होती है। बट जहाँ पर आपके पास मौका होता है आउटस्टैंड करने का, वो होता है कि डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन को वेरी करना। जैसे एक सप्लायर आपको बोल रहा है 30 दिन बाद सर आप पैसे दे दें, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं सर दूसरा सप्लायर है वो तो मुझे 60 दिन दे रहा है तो मैं तो उसके पास जाऊंगा, क्वालिटी आप दोनों सेम दे रहे हैं। तो सर इस तरह की वेंडर सिलेक्शन अपने बिजनेस के अंदर इस तरह की चीज़ें लेके आए जिससे आप लेट्स से कैश फ्लो को बेहतर कर सकते हैं। फर्दर आपने जब एक बार वेंडर को सेलेक्ट कर लिया, एक बार सप्लायर सेलेक्ट हो गया, उसके बाद उससे फर्दर नेगोशिएट करें। सर हमारी एग्रीमेंट हुआ था कि 30 दिन के लिए, सर काइंडली अगर आप ये 45 दिन का कर दें, तो जितना देख रहे हैं आप कैश आउटफ्लो को जितना डिले करेंगे ऑफ कोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, तो आप उतना कैश फ्लो को बेहतर कर सकते हैं। सर तीसरी बात करते हैं कैश आउटफ्लो को डिले करने के लिए, वो है सर पेमेंट टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। दोस्तों टैक्सेस जिन लोगों पे लायबल है, जिन कंपनीज पे लायबल है, ऑफ कोर्स वो टैक्सेस पे करती हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर मैं बात करूं या सेल्स टैक्स में बहुत से इस तरह के क्लॉजेस हैं जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं अपने कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए। सर एक छोटी सी और बहुत अहम एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरह आप टैक्स सेव कर सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं 2001 की, तो यहाँ पर सेक्शन 151 में एक बात की जाती है लोअर टैक्स रेट सर्टिफिकेट की। दोस्तों यहाँ पे क्या बात की जाती है कि वो लोग जिनके ऊपर टैक्स रेट आम लोगों के हिसाब से कम लग रहा है, वो लिस्ट पूरी प्रोवाइडेड है उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसमें लेट्स से आपके पास स्टील, सीमेंट जो होलसेलर्स हैं, डीलर्स हैं, वो आ जाते हैं और डिफरेंट इस तरह की पूरी लिस्ट है, काफी डिटेल लिस्ट है। तो सर अगर इस तरह के लोग हैं और वो ये सीमेंट लेट्स से सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो अमूमन टैक्स लगेगा वो कम लगेगा। सही फॉर एग्जाम्पल 0.25% ऑफ जो भी उन्होंने सप्लाई किया वो टैक्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स लगेगा। अब सर एक चीज समझने की आपको जरूरत है कि टैक्स का एक बेसिक रूल है, वो ये है कि टैक्स लगना और टैक्स का विदहोल्ड होना एक दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। विदहोल्ड से मतलब क्या? सर विदहोल्ड से मतलब ये कि जो बंदा आपको पेमेंट कर रहा होगा, टैक्स की तरफ से लीगली उस बंदे पे जिम्मेदारी डाली गई कि भाई आप जब इस बंदे को पे कर रहे हो ना, तो इतना परसेंट लेट से इससे विदहोल्ड ले लो, अपने पास रख लो, और रादर कि वो बंदा पे करे, आप ये पैसा लेके गवर्नमेंट को, हुकूमत को पे करो। ये इस वजह से किया गया कि सामने वाला बंदा लेट से बहुत सी केसेस में जैसे पे नहीं करता तो दूसरे को विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया ताकि वो पे करने से पहले हुकूमत को लेट से हुकूमत को पैसा पे कर दे। अब दोस्तों विदहोल्डिंग आपकी हो गई। अब यूजुअली होता क्या है कि मैंने जब बोला विदहोल्डिंग और टैक्स लगना और विदहोल्डिंग होना दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसका ये मतलब है कि अगर आप लोअर रेट सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो जब लेट से आप सीमेंट सप्लायर हैं, आप जब सीमेंट होलसेलर हैं, आप जब सप्लाई कर रहे हैं, तो आइडियली आप पे जो टैक्स लगेगा या जो टैक्स आप लेट से जमा करवाएंगे वो 0.25% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज पर होगा। लेकिन जब जिसको आपने सेल किया है वो जब आपको पेमेंट कर रहा होगा, जब वो आपको पैसे दे रहा होगा, तो वो जो टैक्स काटेगा वो होगा 5.5% या 5% के हिसाब से। अब सर इससे हुआ क्या, लेट से 100 रुपए की अगर अमाउंट है, उसने 5% टैक्स काटा, तो 5 रुपए लेट से उसने टैक्स अपना विदहोल्ड, आपका जो बनता है वो विदहोल्ड करके हुकूमत को उसने जमा करवा दिया। अब आपका लेट से जो टैक्स फाइलिंग की डेट होती है यूजुअली वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद होती है। अब जब 1 साल बाद जब आप टैक्स फाइल करने जाएंगे सर, वहां पे होगा क्या कि आप शो करेंगे सर मैंने इतनी सप्लाई की, इस पे टैक्स बनता है 0.25 के हिसाब से। सर सामने वाली पार्टी ने ऑलरेडी लेट से 5 रुपए का टैक्स ले लिया, तो 0.25 जो कि ऑफकोर्स कम अमाउंट बनेगी, 5 रुपए सर विद होल्ड हुआ है, तो जो डिफरेंशियल है सर वो मुझे रिफंड कर दें। अब हुकूमत को रिफंड लेट से उनसे लेंगे, तो ये जो 6 महीने 1 साल का टाइम पीरियड है सर, यहाँ पर आपका कैश लेट से फंसा रहा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली अगर आप पे लोअर रेट लग रहा है, आप लोअर रेट सर्टिफिकेट कमिश्नर के पास जाके अपील करके उनसे बोलते सर मुझे लोअर रेट सर्टिफिकेट दे दें। वही सर्टिफिकेट आप सामने वाली पार्टी जिसको आप सीमेंट बेच रहे हैं लेट से आप उसको देते सर कि मुझ पर आगे से 0.25 के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो वो बंदा जब टैक्स काट रहा होगा या विद होल्ड कर रहा होगा, वो 5%, 5.5% के हिसाब से नहीं, 0.25% के हिसाब से कर रहा होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि जो आपका टैक्स बन रहा है 0.25% और जो सामने वाला विद होल्ड कर रहा है, दोनों सेम है, जो कि इससे पहले नहीं हो रहा था जब तक आपने लोअर रेट सर्टिफिकेट नहीं लिया था। तो सर ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, आई होप ये आपको समझ आई हो। इसके अलावा
इस तरह की लातादाद एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू लेट से आप अपना कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको लेट से गाइडेंस की ज़रूरत है और उस गाइडेंस के लिए आपका भाई मौजूद है। तो सर ये तो बात हो गई कैश आउटफ्लो को किस तरह डिले कर सकते हैं या पैसा जो जा रहा है उसको कैसे डिले कर सकते हैं। सर चौथी बात करते हैं किस तरह आप कैश फ्लो को मजीद बेहतर कर सकते हैं। वो है सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। सर इन्वेंट्री से मुराद या स्टॉक से मुराद वो माल जो आपके वेयर हाउस में लेट से पड़ा हुआ है और जो आप लेट से वो उठा के कस्टमर्स को देंगे आसान जबान में। अब सर इन्वेंट्री बड़ी कंपनीज में यूजली ईआरएम सिस्टम होता है, जिसका मतलब कि वो एक ऑटोमेटिकली लेट से इन्वेंट्री मेंटेन हो रही होती है। वो एक इस तरह का सिस्टम होता है जहाँ पे उनको पता होता है कि लेट से हमें जनवरी में इतना स्टॉक रिक्वायर्ड है, फेब में इतना स्टॉक रिक्वायर्ड है, सीजन के हिसाब से फॉर एग्जांपल चल रहे होते हैं, या एक पर्टिकुलर स्टॉक लेवल पहुंचता है तो वो बफर हो जाता है, वहाँ पे बोलते हैं कि यार स्टॉक को ऑर्डर करना है। तो वो बड़ी कंपनीज में ऑफकोर्स इनिशियली आप ये सोचे भी नहीं ईआरएम सिस्टम लगाने के लिए एक्सपेंसिव है। तो सर आप क्या कर सकते हैं। सर थोड़ी सी एफर्ट्स है, वो ये है कि आप अपने पास मंथली बेसिस पे या पूरे साल को कोशिश करें कि मंथली बेसिस में रिकॉर्ड करें कि मेरा हर मंथ के हिसाब से, वीक के हिसाब से कहाँ पर कितनी इन्वेंट्री कंज्यूम हो रही है। जब ये एक साल की आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेट से मुझे जनवरी और फेब में ज़्यादा स्टॉक रिक्वायर्ड होता है, मार्च अप्रैल में कंपैरेटिवली कम होता है, फिर दोबारा से एक डिमांड बढ़ती है, फिर डिमांड कम होती है। तो एक ट्रेंड आपको नजर आएगा। जब ये ट्रेंड आपको नजर आएगा फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगले साल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगले साल आपको पता है सर मुझे जनवरी और फेब में यूजली स्टॉक या जो माल है वो ज्यादा चाहिए होता है, तो आप उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे। ठीक हो गया। मार्च और अप्रैल में आपको कम जरूरत होता है, उस हिसाब से आप कम ऑर्डर करेंगे। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप रैंडमली ऑर्डर कर रहे थे, आपको कुछ नहीं पता, आप ऑर्डर कर रहे हैं सर बस मुझे 100 इन्वेंट्री ऑर्डर करनी, माल वेयर हाउस में माल पड़ा रहे। अब जब वेयर हाउस में ऑफकोर्स माल पड़ा है सर, उसके लिए एक कॉस्ट है, उसके लिए आपका कैश फंसा हुआ है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके सर आप अपने कैश, अपनी इन्वेंट्री, अपने कैश फ्लो को लेट से मैनेज कर सकते हैं। सर पांचवी बात करते हैं एक और चीज़ की कैश फ्लो मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो है सर यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। सर ऑफ कोर्स कुछ बैंक्स अगर आप बिजनेस अकाउंट खुलाते हैं सही, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करके आप अपना ज़रूरत का पैसा वक्त से पहले लेट से उसको निकाल सकते हैं और बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसको पे कर दें तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। डिफरेंट बैंक्स ऑप्शन देती हैं 30 डेज, कुछ बैंक्स 45 डेज देती हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपको आज पैसा ज़रूरत है, आपने आज पैसा निकाला और तो आपके पास नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड लिमिट यूज़ की, 1 लाख आपने निकाला, अगर 30 दिन के अंदर मिसाल है अगर आपकी लिमिट है, आपने 29 दिन के अंदर जो पैसा आपको कहीं और से मिलना था वो आपने लेट से उस पैसे के अंदर, उस अकाउंट के अंदर डलवा दिया, तो सर कोई इंटरेस्ट आप पे नहीं लगेगा। तो सर इस तरह के मौके, इस तरह के ऑप्शंस ऑफ कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। दोस्तों कैश फ्लो एक बिजनेस लाइफ ब्लड कंसीडर किया जाता है। आप मिलियंस के प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपके पास कैश नहीं है तो सर माजरत के साथ शायद आप 1 साल सर्वाइव कर जाएं, 2 साल कर जाएं, बट लॉन्ग टर्म में आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बड़े बिजनेसेस के पास सर क्वालिफाइड लोग हैं, हर चीज़ें वो मैनेज कर सकते हैं, छोटे बिजनेस यूजली नहीं कर पाते। तो उसके लिए सर ये मैंने वीडियो बनाई। मेक श्योर, आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला। फर्दर अगर आप चाहते हैं कि सर मजीद मैं अपने बिजनेस में किस तरह कैश फ्लो को मैनेज कर सकता हूँ, सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूँ और आपकी जो कैश फ्लो मिस मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम्स है तो सर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।